हेलो स्टूडेंट, स्टडी फोकस में आप लोगों का स्वागत है। कल हमने ओम का नियम पढ़ा था। ओम का नियम क्या था? ओम का नियम किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों के मध्य, इलेक्ट्रोडों के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी हमने पढ़ा था V इज प्रोपोर्शनल टू आई। आई क्या था? उसमें धारा था। V इज इक्वल्स टू आर आई आपने पढ़ा था। यानी R को डिफाइन करें तो R की वैल्यू निकालें तो कहाँ जाएगा? वो V के अपॉन में जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का संबंध था जो कल ओम का नियम था। ओम का नियम क्या था? अब देखिए, अब बात करते हैं हम प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध को परिभाषित करते हैं। देखो प्रतिरोध क्या है। यदि किसी, देखो, कोई चालक होता है, यदि वो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है तो वो उसे कहते हैं, उसका प्रतिरोध कहते हैं। कोई चालक, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, बाधा डालता है, अवधान डालता है, तो उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो कोई चालक धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं और इसे R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि हमने कल पढ़ा था। यदि मान लीजिए किसी धारा को भी विभवांतर पर भेजें और उसका जो होगा ना, विभवांतर होगा, जो धारा होगा, दिए गए विभवांतर में यदि धारा दी जाए तो यहाँ पर धारा का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा। यानी प्रतिरोध का मान कम होगा तो धारा का मान अधिक होगा। ठीक है, प्रतिरोध का जस्ट अपोजिट होगा, वो आपका धारा होगी। तो यहाँ पर देखें प्रतिरोध क्या हुआ? V अपान आई, ये आप लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, देखो प्रतिरोध को क्या क्या कारक हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। पहला तो देखें तार की लंबाई। लंबाई पर, तो लंबाई की बात करें तो अधिक लंबाई वाले चालक तार का प्रतिरोध अधिक होता है और कम लंबाई वाले तार का प्रतिरोध, बेसिकली तार को हम चालक कहेंगे। तो ठीक है, यदि लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध अधिक होगा, यदि लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा। यानी जो R है वो लंबाई के समानुपाती होता है। यानी किसी चालक का प्रतिरोध उसकी चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। तो क्या है? तो लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होगा और छोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की बात करें तो सिमिलर, क्षेत्रफल की बात करें तो जो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। ठीक है, यदि क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा और क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, यानी किसी चालक का क्षेत्रफल अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा, मतलब मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा। इसलिए जो घरों में जो तार लगाए जाते हैं वो मोटे तांबे के तारों का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उनका प्रतिरोध कम हो और जब कम प्रतिरोध होगा तो धारा का मान अधिकतम होगा। अब बात करते हैं आप ताप की। यदि किसी चालक, हाँ यहाँ पर देखें तो जो ताप की बात करें ना, ताप के जस्ट अपोजिट है, ये ताप के जस्ट अपोजिट है। ये श्रांति काल के समानुपाती होता है। अब श्रांति काल क्या होगा? देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमने कल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में पढ़ा था। जब किसी धातु का ताप बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो वो आपस में टकराएंगे। तो इसमें जो ताप होता है, यदि किसकी बात करें तो जो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो श्रांति काल पर निर्भर करता है, यानी श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये टाउ है जो श्रांति काल से हमने रिप्रेजेंट किया। अब आप लोग पूछोगे कि ये श्रांति काल क्या होता है बेसिकली, तो बता देते हैं हम आप लोगों को श्रांति काल क्या होता है। शांति काल बेसिकली वो होता है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, आपस में ये टकराए। ठीक है, एक टाइम हुआ टकराए।
अब इसके बाद जब फिर टकराएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन फिर से टकराएंगे तो ये कहलाता है श्रांति काल। पहले हुई टक्कर और बाद में हुई टक्कर के बीच के जो टाइम लगता है ना, उसको कहते हैं श्रांति काल। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं, एक बार टकराएंगे फिर अगली बार टकराएंगे, तो इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम लैग है, वो कम होगा, मतलब अधिक होगा, सॉरी। पहले टकराए, इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर टकराएंगे। लेकिन यदि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो तो ये बार बार टकराएंगे, एक बार टकराए फिर इसके बाद फिर टकराएंगे, यानी इनके बीच में जो टाइम लग रहा है वो कम लगेगा टकराने के, तो इसे कहते हैं श्रांति काल। यानी किसी चालक का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध ना उनके श्रांति काल के समान, जो श्रांति काल होता है उसके समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हो गया श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद है आपकी प्रकृति। प्रकृति किसी चालक की प्रकृति पर, प्रतिरोध का किसी चालक की प्रकृति पर क्या फर्क पड़ता है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है उस चालक में मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक पदार्थ में मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अलग अलग धातुओं में जो प्रतिरोध होता है वो उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है, अलग अलग धातुओं के लिए प्रतिरोध अलग अलग होता है। अब इसका मात्रक हमने नहीं पढ़ा, शायद मात्रक रह गया है, तो मात्रक इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते, इसका मात्रक ओम है, यानी इसे इसके द्वारा प्रदर्शित करते। किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ओम में प्रदर्शित करते। अब इसका विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र, विमीय सूत्र देखो, विमीय सूत्र वैसे R बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है, V अपान आई, ठीक है, V अपान आई होता है। यहाँ पर V की वैल्यू क्या होती है, W अपान क्यू नॉट। V बराबर क्या होता है, W अपान क्यू नॉट, V का मान रख दिया W अपान क्यू नॉट, और I की जगह पर हमने I जैसा का तैसा लिख दिया। अब हम देखिए W की जगह तो W ही लिखेंगे, और Q को आप लिख देते हैं IT। Q बराबर क्या होता है, IT, और यहाँ पर ये I है। मैं आप लोगों को निकाल के बता रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो ये I का I में मल्टीप्लाई होगा I स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा T। W का जो विमीय सूत्र है वो है आपका ml स्क्वायर T की पावर -2। ये W का कार्य का विमीय सूत्र है, और इसका I का हो गया A, लेकिन इसका स्क्वायर है तो A स्क्वायर, और ये आपका T जैसा का तैसा। अब हम इसे सिस्टोमेटिक ढंग से लिखें तो m ऊपर है, L आपका स्क्वायर है, और आपका T की पावर -2 थी, ये -2 थी, और A को T लगा दो तो कितना हो गया, -3, और A को ऊपर ले जाओगे तो A की पावर भी -2। ये इसका विमीय सूत्र हुआ, ठीक है। प्रतिरोध क्या है, कोई चालक धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। यानी दिए गए विभवांतर में यदि धारा का मान अधिक होता है तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। प्रतिरोध का मात्रा क्या है, ओम। प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या है, ml स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -2। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध अधिक होगा, मोटे यानी लंबे तार का प्रतिरोध अधिक, छोटे तार का प्रतिरोध कम। इसके बाद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप की बात करें तो किसी चालक का प्रतिरोध उस धातु में मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकृति की बात की। अब हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, पहले तो हम बात करें प्रतिरोध की, तो विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो हमने क्या पढ़ा कि किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के तो समानुपाती होता है, किंतु क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/a। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, यदि दोनों को मिलाओगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L ऊपर रहेगा, A नीचे रहेगा। यदि हम यहाँ से समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर रो आ जाएगा L अपान A। यहाँ रो क्या है, रो इसको ही कहते हैं, रो है ना, इसको ही आप बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। किसी चालक का ये विशिष्ट प्रतिरोध है। यदि हम रो का मान निकालेंगे तो रो का मान निकालोगे तो देखो रो का मान क्या आएगा। बेसिकली रो को ऐसे बनाते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और ये नीचे आ जाएगा, यानी RA अपान L, ये उसका हो जाएगा सूत्र।
यदि हम एक ही जगह पर वन रख दें और एल की जगह पर वन रख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो इज इक्वस टू आर हो जाए। यानी किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, उसी को आप विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कब? जब लंबाई एकांक हो और क्षेत्रफल एकांक हो। यानी एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ वाले चालक के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। देखो, एक लंबाई एक है यानी एकांक लंबाई, और क्षेत्रफल भी एक है मतलब क्षेत्रफल भी एकांक कहेंगे। तो एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ वाले क्षेत्रफल वाले किसी चालक के प्रतिरोध को ही उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा, देखो इसका सूत्र क्या है, रो इज इक्वस टू आर ए अपॉन एल। अब देखो आर मतलब प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक तो क्या है, ओम। यहाँ ए क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मीटर क्या हो, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक है आपका मीटर। एक मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, ये क्या हो जाएगा आपका मीटर, ये इसका मात्रक हो गया। अब हम बात करते हैं विमीय सूत्र की। तो विमीय सूत्र क्या है, देखो इसका रो इज इक्वस टू आर ए अपॉन एल था। देखो इसका विमीय सूत्र क्या है, अभी आप लोगों ने निकाला था। देखो इसका क्या निकला था, अभी आप लोगों को मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। ये देखो ये निकाला था एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2। ठीक है, तो यहाँ रख दो एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2, और यहाँ इसका ये क्या है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी लंबाई का मात्रक भी एल इंटू एल, यानी एल इंटू एल कर दोगे आप उसे तो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर लिख दो आप, और लंबाई को आप एल ही लिखोगे, एक एल से एक एल कैंसिल, तो यहाँ क्या हो गया, एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2। ठीक है, तो यहाँ इसकी परिभाषा देखी, मात्रक देखा और विमीय सूत्र देखा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इनमें अंतर। क्या अंतर है कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में क्या अंतर है। विशिष्ट प्रतिरोध, इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध पूरा ही लिख दो। ठीक है, तो क्या है आप लोगों का प्रतिरोध किसे कहते हैं, कोई चालक धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उसका क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, कोई चालक धारा के मार्ग में, यानी यहाँ इसकी परिभाषा लिख देंगे और यहाँ इसकी परिभाषा लिख देंगे। कोई चालक धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं, और इसमें क्या बोलेंगे, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्र वाले किसी चालक के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ देखें, ये जो होता है ना किसी चालक का प्रतिरोध, ये लंबाई पर और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, लंबाई पर भी करता है और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, लेकिन ये नहीं करता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा, ठीक है, इसका मात्रक क्या है, ओम है। इसका मात्रक क्या है, ओम इंटू मीटर है। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, ओम, और इसका मात्रक है ओम इंटू मीटर। अगला बात करें, इसे आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे रो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे अंतर हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया। और यदि एक और करना चाहो तो जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध किसी चालक का गुण होता है। बेसिकली प्रतिरोध किसी चालक का गुण होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना, उस चालक का विशिष्ट गुण होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में आई होप ये अंतर समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं कोई चालक है और प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम पढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक प्रतिरोध यहाँ पर R1 लिया, और यहाँ पर एक अन्य प्रतिरोध आप R2 ले लीजिए, और एक अन्य प्रतिरोध यहाँ पर हमने R3 ले लिया, और ये हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। और इनके मतलब कैसे जोड़े हैं, इनको बैटरी और यहाँ पर हमने कुंजी लगा दी है,
और इनको हमने देखो, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है आपका बैटरी बी लिखो या ई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस बी। देखो ये पहला, देखो क्या होता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन करने के लिए हम क्या लेंगे, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे, और इनका क्या करेंगे, जो पहला प्रतिरोध है ना, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को और तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किससे जोड़ देंगे, बैटरी और कुंजिके से जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन करने के लिए पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे के मध्य में क्या जोड़ देंगे, बैटरी जोड़ देंगे और कुंजिके जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो धारा गई है, इसके सिरों के मध्य विभवांतर V1 है, इसके सिरों के मध्य विभवांतर V2 है, और इसके सिरों के मध्य विभवांतर V1। ठीक है, R1 के सिरों के मध्य विभवांतर V1, R2 के सिरों के मध्य विभवांतर V2, और R3 के जो सिरों के मध्य विभवांतर है वो आपका V3 है। तो परिणामी विभवांतर क्या हो जाएगा, मैं परिणामी विभवांतर की बात करूं तो V बराबर क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाए। अब आपने ओम का नियम पढ़ा, V बराबर क्या होता है, IR होता है, ये मैंने पढ़ाया था उसमें, V बराबर IR। यदि V1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, IR1 V1, क्योंकि यहाँ इसकी बात करें, इसके सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा, तो यहाँ 1 लगाओगे तो यहाँ 1 लग जाएगा। धारा I में 1 नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि धारा चेंज नहीं हो रही। अब V2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। V3 की बात करें तो क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। वैल्यू पुट करें तो V की वैल्यू क्या है, IR है, V की वैल्यू IR है, और V1 की वैल्यू क्या है, IR1 है, और V2 की वैल्यू क्या है, IR2 है, और V3 की वैल्यू क्या है, IR3 है। यहाँ IR चल रहा है और यहाँ I कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। यहाँ I से I कैंसिल तो क्या हो गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। ये तो 3 प्रतिरोध थे। यदि इसमें n प्रतिरोध लगे हों, बहुत सारे प्रतिरोध लगे हों, n प्रतिरोध लगे हों, तो क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू डैश 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 प्लस RN हो जाए। या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, R बराबर हो जाएगा, सिग्मा का उपयोग करते हैं सारे प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए, तो I बराबर यानी 1 से लेकर n तक हैं, और ये RN, यानी इसे ऐसा भी, ये श्रेणी क्रम था। अब हम देखते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होगा, एक के ऊपर एक जोड़ेंगे, ये पहला प्रतिरोध और ये आपका दूसरा प्रतिरोध और ये आपका तीसरा प्रतिरोध। क्या करेंगे, तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरों को हमने क्या कर दिया, ए से जोड़ दिया, ए से जोड़, ये R1 लिया था, ये हमने R2 लिया था, और ये R3 लिया था। तीनों प्रतिरोध हैं, उनके पहले सिरों को टर्मिनल ए से जोड़ा है और दूसरे सिरों को टर्मिनल बी से जोड़ा। ये दूसरे सिरों को जोड़ दिया हमने टर्मिनल बी से। अब ए का संबंध और बी का संबंध किससे किया है वो और देख लीजिए। इनके मध्य में जोड़ दिया हमने बैटरी और कुंजी, हमने संयोजित कर दी, बैटरी ई और कुंजी के हमने ऐड कर दी। देखो तो धारा इसमें प्रवाहित होगी, I धारा प्रवाहित होगी, इसमें धारा जाएगी I1, इसमें धारा जाएगी I2, इसमें धारा जाएगी I3। यानी R1 में जो धारा जाएगी वो I1 जाएगी, R2 में धारा जाएगी I2, R3 में धारा जाएगी I3। ये ऐसी धारा जा रही है और ऐसी ये इससे ऐसी I1 I। चलो अब हम देखें, यदि देखो टोटल धारा की बात करें कि परिणामी धारा क्या हुई, I बराबर I1 प्लस
I2 प्लस I3, ये हो गया। अब ओम का नियम क्या है आप लोगों का? ओम का नियम क्या बोलता है? यहाँ पर I बराबर क्या होता है? V अपान R होता है। मैं आप लोगों को बताया I बराबर क्या होता है? V अपान R। यदि I वन करोगे तो V अपान R1 आ जाएगा, और यदि I2 करोगे तो क्या हो जाएगा? V अपान R2 आ जाएगा। I3 की बात करें तो क्या हो जाएगा? V अपान R3 आ जाएगा। ये सारे मान हम इसमें रखेंगे, इसमें रखो तो क्या हो जाएगा? I बराबर, सॉरी, I की जगह क्या लिखेंगे? I की जगह क्या लिखेंगे? V अपान R हो गया। I1 का मान क्या है? V अपान R1 है, और I2 का मान है V अपान R2 है। I3 का मान क्या है? V अपान R3 का मान। यहाँ V अपान R, यहाँ से V कॉमन ले लो तो ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो V से V कैंसिल हो गया तो 1/R इज इक्वस टू क्या हो गया? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया। यदि हम ऐसा इसमें n प्रतिरोध लगे हों तो क्या हो जाएगा? 1/R इज इक्वस टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू डैश 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 प्लस 1/Rn हो। या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हो, 1/R इज इक्वस टू क्या हो जाएगा? यहाँ सिग्मा का उपयोग करेंगे I बराबर 1 से लेकर n तक, और ये 1/Rn। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम हुआ, प्रतिरोधों का समांतर क्रम हुआ, प्रतिरोध हुआ, विशिष्ट प्रतिरोध हुआ, और प्रतिरोध व विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर हो गए। अब हम व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ेंगे, किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, जो कि हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे।